हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दैट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है? कोई भी रिटन फॉर्म में आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। सेकंड, कैश के अंदर कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से हो जाएंगे? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड डिमांड डिपॉजिट। जो लास्ट के टू हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये क्या है कि ये रेडिली अवेलेबल है आपको, ये कभी भी मार्केट में सेल हो सकती हैं सिक्योरिटीज। और डिमांड डिपॉजिट तो बैंक के पास ही है, तो आप जाएंगे तो जिस दिन आपने उनसे डिमांड की तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा कैश फॉर्म में। उसके बाद फ्लो का मतलब क्या है? इन और आउट। इन और आउट यहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है? कैश का, तो इसलिए बोल दिया गया कैश फ्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या चीज़ है? अ स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। इट मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाने वाली जो शीट है रिटन फॉर्म में है वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब यहाँ पर हम फ्लो की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो की। कितने तरह के फ्लो हो सकते हैं एक बिजनेस के अंदर? ये हो सकते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट है ऑपरेटिंग, सेकंड है इन्वेस्टिंग एंड थर्ड है फाइनेंशियल। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग को देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो बिजनेस की कोर और प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ होंगी, जो जिनकी वजह से क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसके लिए आप सेल परचेज कर रहे हैं, उस सेल परचेज के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, लाइक सेल। डेटर्स आपके कहाँ से आएंगे? सेल से ही राइज होंगे। कमीशन, कोई भी आपने काम किया उसके लिए कमीशन पे किया है, ठीक है। परचेजेस, परचेज किस लिए किया होगा? माल को बनाने के लिए। क्रेडिटर, उधार दिया होगा किसी ने आपको माल के लिए, ठीक है, परचेज करने के लिए कुछ वेजेस, सैलरी पेड। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ऑपरेशन से रिलेटेड है बिजनेस के, तो ये कहलाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड हम आएंगे इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ही समझ आ रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है? आपकी लॉन्ग टर्म एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वो होगी इन्वेस्टिंग। मतलब हमने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट एग्जांपल है सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एज ए इनकम रिसीव हुआ होगा, वो भी क्या आ जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हमने शेयर्स परचेज किए हुए हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, तब हमें डिविडेंड मिल रहा होगा, वो भी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ फिक्स एसेट क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेल से अगर लॉस हो रहा है, मतलब कौन सी सेल से? फिक्स एसेट की सेल से लॉस हुआ है, वो भी कौन सी एक्टिविटी है? वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब थर्ड आ जाते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंस, फंड से रिलेटेड। फंड कौन से? लॉन्ग टर्म फंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब भी जिस चीज़ से चेंज आता है कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर, बोरिंग्स के अंदर, और उनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ है वो होगी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फर्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, हमने लोन्स लिए हुए थे, डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर्स के ऊपर या प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की, तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखें तो, अगर कैश का हमें सब पता होगा कि कब आ रहा है, कब गया, पोजीशन क्या है, तो इससे हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी आसान रहती है। मतलब कि हम कितने कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि क्या हम परचेज करने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल है या नहीं। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, लिक्विडिटी जानने के लिए कि हम अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर कर पाएंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो ना कि आप परचेज कर लें और जब आपका रीपेमेंट का टाइम आए, यू कांट डू दैट। उसके बाद मैनेज कैश। कैश अगर एक्सेस में पड़ा है तो आप सोच सकते हैं कि हम कोई सिक्योरिटीज़ परचेज कर लें या इसे डिपॉजिट करवा दें, ताकि एक्सेस में कैश ना पड़ा रहे। वो भी क्या होता है? लॉस ही हो रहा है एक तरह से आपको, ठीक है ना, वो कैश आइडल पड़ा है। अगर कंपैरिजन विद बजट, हमने बजट बनाया था कि देखेंगे कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा, अब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है बजट के अकॉर्डिंग हमारा काम या नहीं,
अगर कंपैरिजन करना है तब भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल रहेगी। जस्टिफाई द कैश पोजीशन, मान लीजिए कि कैश है ही नहीं और अगर आपसे पूछे कि क्यों नहीं है, मैनेजर से पूछा गया कि क्यों नहीं है बिजनेस में कैश, तो ही कैन शो द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कि ये रीज़न है कि हमारे पास आज कैश की कमी है या फिर कैश एक्सेस क्यों है। उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजन, सेम वही लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन लेना है लाइक प्लानिंग से रिलेटेड, कोई स्टैंडर्ड से मैच करना है, तो सभी तरह के डिसीजन लेने के लिए जो कि कैश से रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से अगर हमने डिविडेंड देना है, डिविडेंड हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास कैश होगा, और कैश की पोजीशन जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ गुड टूल। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके लिमिटेशन। तो फर्स्ट है इसकी कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। हमने जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करनी है दैट इज़ ओनली रिलेटेड विद कैश। उसके बाद इन एडिशन टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब ये नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली तो अब आपको बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, ये एडिशन है, आपका काम बढ़ेगा इससे। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द डाटा, जो डाटा हमने लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। इससे पहले कि हम देखें कि स्टेटमेंट कैसे बनती है, मैं आपको एक बार पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना होता है उसका एक बार ओवरव्यू देना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम इनकम लिखते हैं, ऑपरेशन की इनकम और अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम में कोई भी आ सकती है, नॉन ऑपरेशन वाली इनकम भी होगी इसके अंदर। फिर हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जो कि ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और अदर एक्सपेंसेस में नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। अब रिवेन्यू में से जो इनकम के पोर्शन में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शन नेचर आइटम। इसमें हमने प्लस माइनस कर देना है जो कि एक्सेप्शनल नेचर की आइटम होंगी। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हमने क्या करना है, प्लस एंड माइनस कर देना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई भी ऐसी आइटम जो कि कैसी हैं, अलग हैं ऑर्डिनरी बिजनेस से और ये रेगुलर नहीं होती, हमने उसका क्या इफेक्ट है, प्लस है या माइनस है, वो हमने कर देना है। उसके बाद कैसा प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद हम करते हैं क्या, लेस कर देते हैं टैक्स एक्सपेंसेस। जो भी टैक्स एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो हमने प्रोविज़न दिया होगा इस साल का टैक्स का, वो हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा हुआ है या रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए बचा है। तो उसके बाद आफ्टर टैक्स में से हमने कोई भी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, कोई भी डिविडेंड देना है, तो वहाँ वो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऐसा बैलेंस जो हमने रिटेन करना है बिजनेस के अंदर। तो उसके बाद हम देखना चाहेंगे अब स्टेटमेंट का पहला पार्ट आज हम करेंगे, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी हम ये देखेंगे कि हमने ये कैसे बनाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हमने इसके अंदर दो तरीके की आइटम्स को ऐड या माइनस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखकर, जो कि एक तो नॉन कैश है प्लस नॉन ऑपरेटिंग है, जिनका ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, जिनका कैश से कोई रिलेशन नहीं है, उनको हमने ऐड या माइनस कर देना है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कौन सा बच जाएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस थे वो ऐड कर चुके हैं और इनकम थी वो माइनस कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंज हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड होता है, लाइक सेल परचेज से रिलेटेड कौन होते हैं, डेटर क्रेडिटर, लाइक स्टॉक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर वर्किंग चेंजेस को, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्या हुआ होगा, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ होगा, हमारी लिक्विडिटी पर असर उसका पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो भी ऐड करना है, क्या, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट क्या हो जाएंगे, ऐड, और लेस हो जाएगा क्या, करंट एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हो जाएंगे लेस। अभी हम इसको सेपरेट भी देखने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि टैक्स भी क्या है, ऑपरेशन से रिलेटेड ही होगा, तो हमने यहाँ पर माइनस कर देना है टैक्स पेड। फिर आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।
देन नेट कैश फ्लो आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को क्यों माइनस किया है, क्योंकि हमने निकालना कौन सा है, कैश फ्लो निकालना है ओवरऑल। तो हमने चाहे वो बिजनेस की वजह से ही हुआ होगा लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए हमने इसको लास्ट में या माइनस कर कर शो करना है कि किस वजह से आउटफ्लो हुआ या फिर इनफ्लो हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट कैश प्लस या माइनस होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस होगा तो इनफ्लो हुआ है, अगर माइनस है तो यूज्ड वर्ड हम यूज़ कर लेंगे इसके लिए। अब यहाँ पर मैंने इसका एक ओवरऑल व्यू दिया आपको कि किस तरीके से है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है, एक तो आने वाली है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्या चीज़ है, उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, थर्ड है टैक्स पेड कैसे है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पहले लेने वाली हूँ कि फर्स्ट आइटम ही हम देखने वाले हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे। तो इसे निकालने के लिए हमने सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट ले लेना है, हमने बैलेंस शीट में दो बैलेंस दिए होंगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लीजिए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट बैलेंस था आफ्टर डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व वो दिया हुआ है, तो हमने वो वाला उठा लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले ले लिया प्रॉफिट जो कि लास्ट प्रॉफिट है, उसके बाद हमने ऐड कर देना है क्योंकि हमने कहाँ पर पहुँचना है, बिफोर टैक्स और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहुँचना है। तो इसके बाद जो भी हमने माइनस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने उस सबको ऐड बैक कर देना है। देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व किया था लेस, वहाँ हमने तो हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। प्रपोज डिविडेंड या इंटरम डिविडेंड हमने माइनस किया था, वहाँ पर हमने इसको ऐड बैक कर देना है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने लास्ट में टैक्स एक्सपेंसेस माइनस किए थे, वो प्रोविजन ऑफ टैक्स था, ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्योंकि हमने बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहुँचना है, तो हमें एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी हमने क्या कर देने हैं, ऐड बैक। इसके अलावा अभी ये तो हमने किया जो एक्सपेंसेस थे हमने ऐड बैक किए। इसी तरह से इनकम का कुछ पोर्शन था वो भी हमने क्या कर देना है, अब लेस कर देना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है अगर क्रेडिट में तो वो हमने माइनस कर देनी है। इसी तरह से अगर हमने ट्रांसफर टू रिजर्व किया था, अगर डिक्रीज इन रिजर्व है तो इसका मतलब क्या है, हमने रिजर्व से कुछ अमाउंट निकाल कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, तो वहाँ पर डिक्रीज इन रिजर्व को हमने क्या कर देना है, लेस। इसी तरह से अगर हमने टैक्स एक्सपेंसेस को ऐड किया था तो रिफंड हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास पहुंच जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है 2019 एंड 20 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 50,000 बैलेंस है और 60,000 ये हमने फिगर्स ली हैं बैलेंस शीट से ली हैं, ठीक है। ये भी मैटर करता है कि आप फिगर्स कहाँ से उठा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50,000 और 60,000, तो हमने पहले कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारा क्या बन जाता है, नेट प्रॉफिट, जो कि लास्ट में बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बन गया कितना, 10,000 बन गया। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र टू रिज़र्व ऐड करना होता है, तो यहाँ पर जनरल रिज़र्व पहले 25 था, अब हो गया है 30, तो 5,000 का जनरल रिज़र्व क्या हो गया है हमारे बिजनेस में इंक्रीज़। तो ये हमने कहाँ से प्रोवाइड किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही। तो यहाँ पर हमने दोबारा इसको ऐड बैक कर देना है, तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व ऐड हो जाएगा कितना, 5,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स, यहाँ पर दो टैक्स के प्रोविज़न दिए हुए हैं, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। तो हमने प्रोविज़न किसका बनाया होगा, करंट ईयर का ही प्रोविज़न बना होगा। तो हमने ऐड कौन सा कर देना है, जो करंट ईयर में 6,000 है 2020 का, वो हमने ऐड कर देना है 21,000। तो अगर हमने ये माना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं थी, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा कितना, 21,000 रुपये बन जाएगा। सेकंड है ऐड और माइनस करना है हमने कुछ आइटम को जो कि नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम कौन सी, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये क्या है, नॉन कैश होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का प्रोविजन बना है सिर्फ, ठीक है, इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जितना इंक्रीज़ हुआ होगा मतलब उतना ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया होगा, ये भी हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद हमने लेस कौन सी आइटम करनी है, इंटरेस्ट इनकम, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसलिए लेस हो जाएगा। रेंटल इनकम, दैट्स ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जो हमने नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश था वो हमने ऐड और लेस कर लिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे
इसका एक एग्जाम्पल जो हमने अभी लास्ट किया है वो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने निकाल लिया था 21,000। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा कि डेप्रिसिएशन था 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था 2,000 और इनकम डिविडेंड थी 1,000। तो हमने पहले कौन सा फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 21,000। ऐड बैक क्या कर देना है, जो कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, तब हमने 2,000 भी ऐड कर देना है। लेकिन जो डिविडेंड की इनकम है वो कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, तो हमने ये माइनस कर देना है, तो 27,000। तो ये क्या बन जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने देखना है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस की वजह से क्या फ्लो हुआ है। तो हम देखेंगे अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंज में हमने क्या करना है, हमने ऐड कर देना है करंट एसेट में डिक्रीज़ को और करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज़ को। ऐसा क्यों है, एग्जांपल से समझेंगे हम। डेटर है आपके पास 6,000 थे, 5,000 रह गए, इसका मतलब क्या है, हमें 1,000 क्या हुआ होगा, रियलाइज्ड हुआ होगा, उनसे कैश रिसीव हो गया होगा। तो हमने इसलिए क्या कर दिया, ऐड कर दिया डिक्रीज़ को करंट एसेट के। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज़ भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर थे 5,000 के, जबकि अब हो गए हैं 6,000 के। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1,000 का क्रेडिट रिसीव हुआ है। ठीक है, क्रेडिट रिसीव होने का मतलब क्या है, हमें लिक्विड उतना फंड मिल चुका है हमारे बिजनेस के लिए, 1,000 की मोहलत मिल गई है पेमेंट के लिए कहें, या फिर हमारे इंक्रीज़ हो चुकी है लिक्विडिटी, इसलिए हमने इसको इंक्रीज़ कर लेना है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, क्या था कि लेस करेंगे करंट एसेट के इंक्रीज़ को और लाइबिलिटी के डिक्रीज़ को। तो एग्जांपल लेते हैं, डेटर थे हमारे पास क्या 5,000, जबकि अब बन गए हैं 6,000। तो यहाँ पर हमारा 1,000 क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल करनी पड़ गई, जिसकी वजह से हमारा 1,000 का अमाउंट ब्लॉक हो गया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस। अगर क्रेडिटर का एग्जांपल लें, 6,000 से 5,000 हो गए, तो इसका मतलब है हमने 1,000 की पेमेंट की है, तो पेमेंट की है तो वो माइनस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखना है कि हमें क्रेडिट मिला या ब्लॉक हो गया, या हमने रियलाइज़ किया, या हमने पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो भी हमारे एक फंड का हिस्सा है, जिसकी वजह से हमारी कैश फ्लो में इफ़ेक्ट आएगा। तो हमने इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेना है। नेक्स्ट हमने माइनस किया था टैक्स पेड। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने टैक्स की पेमेंट की है तो वो माइनस हो जाएगी। और सबसे लास्ट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से प्लस या माइनस थी, अगर तो एक्सपेंडिचर था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो माइनस हो जाएगा, और अगर इनकम थी तो प्लस हो जाएगी। तो ये हमारा निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें जो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, एक तो टैक्स पेड से रिलेटेड मैं आपको बात क्लियर करती हूँ कि जो हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, वहाँ पर हमने ऐड किया था क्या, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और जो लास्ट में माइनस किया है वो है टैक्स की पेमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया जाता है करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज जो होगा, तो हमने वो अमाउंट ऐड करना है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो टैक्स पेड की हमने नीचे माइनस किया है, सबसे लास्ट में डिडक्शन की है, वो किस लिए की है, पेड इन करंट ईयर, जो करंट ईयर में पे किया गया है। लेकिन ये कौन सा टैक्स था, वो उससे लास्ट ईयर का था। ठीक है, प्रीवियस ईयर का होगा, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया गया होगा। तो ये था टैक्स से रिलेटेड। इसके अलावा हमने एक डिविडेंड की टर्म्स पढ़ेंगे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अब देखिए प्रपोज डिविडेंड कौन सा होता है, जो कि डिक्लेयर हुआ है करंट ईयर में ही, लेकिन जिसकी पेमेंट कब होनी है, नेक्स्ट ईयर में होगी। जिस टाइम पर जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे, तब जाकर वो क्या बन जाता है, फाइनल डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का होगा वो हमने ऐड कर देना है, क्योंकि जस्ट ये क्या है, प्रोविज़न है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही होता है, करंट ईयर में ही इसकी पेमेंट हो जाती है, लेकिन ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, बिफोर फाइनलाइजेशन बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड तो आपको पता लग गया, जो शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दिया वो फाइनल बन जाता है, मतलब प्रपोज्ड ही जाकर फाइनल बनेगा, क्योंकि प्रपोज क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करंट ईयर में प्रपोज कर दिया है सिर्फ। ठीक है, तो ये डिविडेंड की टर्म्स हैं जो साथ साथ हम क्वेश्चंस में लेंगे। उसके बाद अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हमने क्या किया, हमने एडजस्टमेंट की है, प्रॉफिट एंड लॉस को उठाया और उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते गए। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें बनाना, लाइक फ्रॉम द सेल
परचेज देन एक्सपेंडिचर माइनस करें जो ऑपरेटिंग है, तो वो क्या हो गया डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। हम पढ़ेंगे अपने अगले आने वाले चैप्टर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, और डायरेक्ट से अगर हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी। अब हम अपना जो लास्ट एग्जाम्पल कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। हमने पहले निकाल लिया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि 27,000 आया था। अब देखते हैं करंट एसेट दी हुई हैं और लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं। डेटर थे 2000 के 2019 में, और 20 में 3000 हो गए। इसी तरह से BR 4000 से 3000 हो गए। क्रेडिटर दिए हुए हैं 2000 से 3000 हो गए। अब यहाँ पर देखिए टैक्स पेड दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, आपने 2000 रुपये पे किए हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 27,000। चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या क्या आया है देखें, डेटर इंक्रीज हो गए हैं, तो क्या होगा ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि हमारा जो कैश है वो ब्लॉक हो गया है डेटर्स के अंदर, तो 1000 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसी तरह से BR 4000 से 3000 हो गए, इस तो हमने रियलाइज़ कर लिया होगा 1000, तो 1000 रियलाइज़ किया तो कैश आया होगा, तो हम कर लेंगे इसको ऐड। करंट लायबिलिटी 2000 से 3000 हो गई है, तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमें फंड अवेलेबल हो गए हैं 1000 के, जो कि हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद टोटल बन जाता है हमारा 27 माइनस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 दैट इज़ 28,000। और अगर हमने कोई भी टैक्स पे किया होगा वो हमने क्या कर देना है माइनस, तो माइनस कर देंगे हम 2000, तो टोटल रह जाता है हमारे पास 26,000। तो दैट इज़ अ कैश इन फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक जो चीज़ हमने पढ़ी थी कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट वो सिक्योरिटीज़ या डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो कि आपके हाथ में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी कितने टाइम में, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।